कैसा है आपका बजट? ये जेन नेक्स्ट बजट, ये बूस्टर बजट आपके लिए कैसा है? आपके लिए क्या टेक अवे है? आपके लिए क्या खास है जो वित्त मंत्री ने कल अपने पिटारे में से आपके लिए पेश किया है? इस पर बात करें, तमाम एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पर बात करेंगे। मनोज गौर, एमडी गौर सन्स हमारे साथ हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग को क्योंकि इंफ्रा का दर्जा दिया गया है, इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इस सरकार का सपना है कि हम सबको 2020 तक घर मुहैया करा सकें। तो क्या ये सपना पूरा हो पाएगा? जल्दी से एक रिपोर्ट देखते हैं मनोज जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं और बात करते हैं उस पर। दिल्ली, नोएडा या मुंबई, ये नजारा सभी जगह करीब करीब एक जैसा है, जहां हजारों फ्लैट्स बनकर तैयार खड़े हैं लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। तो कहीं खरीदार कई सालों से पोजीशन का इंतजार कर रहे हैं, यानी कहीं बिल्डर परेशान है तो कहीं खरीदार। लेकिन बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रियल एस्टेट सेक्टर के पिछले 25 सालों की मुराद पूरी कर दी है। वित्त मंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया है। इससे डेवलपर्स को लोन के लिए बैंकों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। उन्हें लोन भी 14% के बजाय 10% ब्याज दर पर बड़ी आसानी से मिल सकेगा। इससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में तेजी आएगी। बिल्डर्स को पहले 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने पर टैक्स में राहत मिलती थी, अब 5 साल में पूरा करने पर भी टैक्स का फायदा मिलेगा। बिल्डर्स को तैयार मकान बेचने पर जो भी फायदा होगा उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट 5 साल तक जारी रहेगी। तैयार मकान जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है लेकिन बिका नहीं है, उस पर 1 साल तक टैक्स नहीं देना होगा। पहले सरकार ये मान लेती थी कि अगर मकान नहीं बिका है तो उसके किराए पर टैक्स वसूलती थी। प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 3 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है, यानी अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश के 2 साल बाद उसे बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, जो कि पहले 3 साल था। इतना बढ़िया बजट आपको मिल नहीं सकता था और रियल एस्टेट के लिए बहुत प्रावधान किए गए हैं। जो बड़े घर हैं, जो अनसोल्ड रहे हैं, उनके लिए भी प्रावधान किया गया है बजट में कि आपको 1 साल तक अब नोशनल इनकम, रेंटल इनकम टैक्स में नहीं लाई जाएगी। तो बिल्डर्स पे ये दबाव पड़ेगा कि जो उनके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो शीघ्र से शीघ्र 1 वर्ष के अंदर वो अब कंप्लीशन के बाद बेच दें। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा को भी बदला गया है। 4 मेट्रो शहरों के लिए अब 30 स्क्वायर मीटर यानी 323 स्क्वायर फीट और देश के बाकी शहरों के लिए 60 स्क्वायर मीटर या 645 स्क्वायर फीट को अफोर्डेबल हाउसिंग का पैमाना माना गया है। मतलब दिल्ली एनसीआर के इलाके, मुंबई के आसपास के इलाके इसके रेंज में आएंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिल्टअप एरिया को ही कारपेट एरिया माना जाएगा। बिल्टअप एरिया बालकनी और दीवार की मोटाई को मिलाकर माना जाता है, जबकि कारपेट एरिया घर के अंदर का एरिया माना जाता है। बिल्डर बिल्टअप एरिया में से करीब 25% को हटाकर कारपेट एरिया बताते आए हैं, यानी अब 800 स्क्वायर फीट का 2 BHK फ्लैट भी अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आएगा। रियल एस्टेट सेक्टर में है, अफोर्डेबल हाउसिंग है। उन्होंने जो मेट्रोपॉलिटन टाउन्स मुंबई जैसे हैं वहां 30 स्क्वायर मीटर्स को कारपेट एरिया दे दिए। वो बहुत अच्छी बात है, कारपेट एरिया किया है। और बाकी के जो हिंदुस्तान में है वो 60 स्क्वायर मीटर किया है। वो काफी अच्छी एरिया है गिना जाए। 60 स्क्वायर मीटर कारपेट इज वेरी गुड। बजट में सरकार के इन ऐलानों से बिल्डर के साथ साथ ग्राहक भी खुश होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या कुछ दिया गया है सरकार की तरफ से, आपको हमने अपने इस रिपोर्ट में बताया। और अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा दिया गया है। जानकार कह रहे हैं बहुत फायदा होगा इससे रियल एस्टेट सेक्टर को और उन लोगों को भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत यानी सस्ते घरों के तहत अपना आशियाना खरीदना चाहते हैं। मनोज गौर साहब, सबसे पहले तो आप ही से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार बहुत दिनों से आप लोग मांग कर रहे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आप लोग को रियायतें मिले, राहतें मिली हैं इस बजट में। और जो लोग ये बैठे हैं जिनका सपना है कि जब वो अपना घर खरीदना चाहें तो उसमें उनको उतनी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, वाकई वो हुआ है? जी, मेरे ख्याल से पहली बार जो है सप्लाई साइड के ऊपर ध्यान दिया गया है कि भाई जहाँ जो इस सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से ये रोल आउट नहीं हो पा रहा और एक तरह से स्ट्रक हो गया जो है, तो उस पर ध्यान दिया गया। इसमें काफ़ी क्लैरिफिकेशन की जो बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट थी वो आई हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया। पहले बिल्टअप एरिया से इसको जो है कवर्ड एरिया में, तो लार्जर फ्लैट, जो बड़े फ्लैट हैं वो इसके एम्बिट में आ जाएंगे। प्लस जो मेट्रो के बाहर पहले 25 किलोमीटर से दूर होना चाहिए था प्रोजेक्ट, देन ओनली वो क्वालिफाई करता था, तो उसको लिमिट को अब म्यूनसिपल लिमिट के अंदर किया गया है। तो इससे जितने भी सैटेलाइट टाउन है, जितने भी मेट्रोज़ हैं,
अगर हम एनसीआर की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एंड गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, तो यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं और जो लगभग 1000 या 1200 स्क्वायर फीट में, वो सब इसके एम्बिट में आ जाएंगे। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि रेट पर इसका फर्क पड़ेगा? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग नाम तो होता है लेकिन वो हमारी जेब से बाहर होते हैं, वी कांट अफोर्ड इट। जी, पहले अफोर्डेबल हाउसिंग केवल वो समझे EWS, LIG को अफोर्डेबल हाउसिंग समझा था। अब एक मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, जो एक आम आदमी जिसमें 2 बेडरूम हाउसेज बन पाता है, तो उस डेफिनेशन को ठीक करने से वो सारे उसमें आ गए हैं। इसका फ़ायदा एक ये होने वाला है कि आने वाले टाइम के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो इंटरेस्ट सब्सिडी है या दूसरी और जो छूट है, वो आम आदमी को प्लस डेवलपर्स को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से चीपर लोन जो है वो एक्सेस हो चुकेगा, उसकी जो रिस्क वेटेज है वो कम होगी। तो जो अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट देखते हैं वो रुके हुए हैं ड्यू टू द फाइनेंस प्रॉब्लम, उनको भी बैंक से जो है आसानी से लोन मिल सकेगा। और इन्वेस्टर साइड से जो इन्वेस्टर एक लगातार इस सेक्टर से दूर होता जा रहा था, तो जो कैपिटल गेन का जो एक तो इंडेक्स चेंज किया है 2001, उससे काफ़ी फायदा होगा। और उसकी जो एग्जिट ईयर है वो 2 साल कर दिया गया है, तो 2 साल के अंदर भी आप केवल जो है अपना टैक्स देके, मिनिमम टैक्स देके बाहर आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है। ठीक है, मेरे साथ विपिन प्रीत सिंह भी हैं, फाउंडर मोबीक्विक। उनसे हम डिजिटल इकोनॉमी के बारे में पूछेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि क्या लोगों को नोटबंदी के बाद सरकार जिस कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, उसमें उस बजट में उनको इसकी झलक दिखती है क्या। और डॉक्टर रवि मलिक भी हैं और लोग भी हैं, लेकिन लोगों के पास जाए उससे पहले अपने गेस्ट से एक रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर मलिक, क्योंकि हेल्थ एक बड़ी प्रायोरिटी है लोगों की और लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें और जब कभी उनको ज़रूरत हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि आजकल हेल्थ मेंटेन करना या जब कभी आपको ज़रूरत हो दवाइयों की, मेडिकेशन की, तो आउट ऑफ बजट हो जाता है या बहुत कॉस्टली होता है। तो क्या इस बजट में उस पर भी ध्यान दिया गया है? एक छोटा सा कमेंट। देखिए, सबसे पहले तो बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है कि बजट में 10,000 करोड़ जो है वो हेल्थ को ज़्यादा मिल गया एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ये 27% जो है हाइक हो गए, क्योंकि पैसे से ही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, पैसे से ही सब कुछ होगा। तो 10,000 करोड़ का इजाफा दिया है, ना केवल टोटल बजट में दिया बल्कि मेडिकल रिसर्च में भी 150-200 करोड़ का बजट का इजाफा हुआ है। दूसरा यह मेरे हिसाब से बजट काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि कुछ बीमारियों की टोटल इरेडिकेशन की बात हो रही है, जैसे काला आजार हो गया या ट्यूबरकुलोसिस हो गई। ट्यूबरकुलोसिस जबकि 2025 की टारगेट है, मीजल्स हो गई। अगर ये बीमारियाँ इरेडिकेट हो गई तो इसके ऊपर हेल्थ केयर के ऊपर जो इफ़ेक्ट है, जो हेल्थ केयर के ऊपर प्रेशर आता है पैसे का, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्स हैं, और सबसे बड़ी जो एक चीज़ है कि 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की जो सीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी, और ये भी एक अच्छा कदम है और वो हर साल में और भी बढ़ती जाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं इसके ऊपर दिमाग लगाया गया है और हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया है। और मेरे ख्याल से तो ये बजट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कहूँगा इंटेलिजेंट बजट भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कम से कम पैसे में उन्होंने कोशिश की है कि इधर रूरल पॉपुलेशन को भी अच्छे से संभालें और प्रिवेंशन के ऊपर भी ध्यान दें। चलिए, इस बीच मेरे साथ किशन मल्होत्रा साहब जुड़ चुके हैं, सीनियर पार्टनर ध्रुवा एडवाइजर्स LLP। लेकिन विपिन प्रीत सिंह, सबसे पहले आपके पास आऊंगा अभी। विपिन प्रीत सिंह, क्या लगता है आपको नेक्स्ट जनरेशन बजट, जिसको जी बिजनेस ने नाम ही दिया था जन नेक्स्ट बजट, और खुद PM ने कहा कल कि ये नेक्स्ट जनरेशन का बजट है और नेक्स्ट जनरेशन की तरफ हमारे देश की इकोनॉमी को ले जाने की कोशिश भी हो रही है, तो उसकी झलक दिखी आपको इस बजट में? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी जनरेशन बैठी है जिनको हम नेक्स्ट जनरेशन ही कहेंगे, जो अब जिनको अपना करियर बनाना है या जिनको आगे चलकर इस रोजाना की आपाधापी में शामिल होना है, तो उनके लिए क्या खास दिखा आपको? फिर मैं उनके पास जाऊंगा। जी बिल्कुल, आई थिंक अगर आप डेटा देखें, हमारे देश में जो टैक्स देते हैं करीब 26,000 27,000 लोग हमारे देश का 26% इनकम टैक्स देते हैं, और जो 2 से 5 लाख हैं या 2.5 लाख से कम इनकम वाले जो हमारे यूथ हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। वो हमारे देश का भविष्य है। उनको एक पर्टिकुलर स्टैंड प्रोवाइड करना, उनको जो एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया है 10% से 5% जो टैक्स कम किया है 2.5 से 5 लाख के बीच में, वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जो हमारी इकोनॉमी और जो हमारी गवर्नमेंट ने मूवमेंट स्टार्ट की है डिमोनेटाइजेशन के बाद, वो एक बहुत बड़ा कदम है। पेमेंट कंपनीज के लिए एक पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है
ताकि जो नॉन बैंक कंपनीज है, पेमेंट कंपनीज है, वो भी इस कंट्री में पेमेंट्स में और आगे काम कर सकें। तो इस हिसाब से ये बजट बहुत एक भविष्य वाला बजट है। IRCTC का सर्विस चार्ज हटा दिया गया है। पॉज मशीन्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर्स वगैरह में जो कि पेमेंट्स में हेल्प करते हैं, उनमें इंसेंटिव्स देने की बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से ये एक डिजिटल इकोनॉमी के लिए ये जेन नेक्स्ट बजट है। चलिए, जेन नेक्स्ट बजट आप कह रहे हैं और जेन नेक्स्ट बजट जी बिजनेस भी कह रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन का बजट PM भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबकी बातें जैसी है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या सोचना है, उनको क्या मिला और वो कितने खुश हैं, इसकी बात करेंगे। आप में से अगर कोई अपना सवाल पूछना चाहता है तो हाथ उठाइए, आपको हम माइक पहुंचाएंगे। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, इधर माइक दीजिए प्लीज, इनको माइक दीजिए, बोलिए। सर, आपसे हमारा ये सवाल है कि सर जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, 8 से 10 हज़ार रुपया कमाता हूँ और हमारे पिताजी किसान हैं, तो इस आम बजट से क्या फ़ायदा हो सकता है हमारे जैसे और करोड़ों इंसान बहुत अच्छा सवाल भारत में? बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल का जवाब लेंगे हम। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है, प्लीज माइक दीजिए उनको। सर, मेरा ये सवाल है, डॉक्टर मलिक ने भी कहा था कि हेल्थ को लेके ये बजट बनाया गया है, तो मोदी सरकार जो है स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, लेकिन जोर से बोलिए। मोदी सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, लेकिन ट्रेन्स में जितने भी आउटलेट्स हैं टॉयलेट के, वो सीधे ट्रैक पे जाके खुलते हैं। तो सरकार ने इस बजट पे बायो टॉयलेट्स के लिए क्या किया, हेल्थ के लिए कैसे अच्छा के लिए भी इस बजट में किया गया है, उसके बारे में बताएंगे आपको। एक सवाल और लेते हैं, एक माइक दीजिए उनको। और गुड इवनिंग टू यू ऑल। सर, मेरा सवाल ये है कि हर साल अपने भारत में कम से कम 15 लाख इंजीनियर बनते हैं। जोर से बोलिए। अपने भारत में लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जो अभी का जो मार्केट का सिनारियो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाख लड़के ही नौकरी ले पाते हैं या उन्हें मिल पाता है। ठीक है, तो अभी मतलब इतना नौकरी के लिए क्या किया गया है? इन्वेस्टमेंट इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम है, जिसके चलते प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो हम लोग को नौकरी नहीं मिल रही है। चलिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इन्वेस्टमेंट पे सवाल आया। मैं आता हूं आप लोगों के पास, 3 सवाल आ गए, पहले इन तीनों का जवाब लेते हैं। सबसे पहले मैं बिजौर मिश्रा, 8 से 10 हज़ार कमाते हैं, पिताजी किसान हैं, उनको क्या दिखे इस बजट में कि उनके लिए किया गया है? उनके लिए ये कहा गया है कि जैसे आप किसान हो और उपजाऊ और बढ़ाना चाहिए, तो आप अपने निकटतम बैंक में जाकर हर किसान को आसान रूप से लोन मिल सकता है बीज खरीदने के लिए और इनपुट्स खरीदने के लिए, ताकि आप अपने उपजाऊ को और बढ़ावा दे सके। और इसके लिए उन्होंने कई ये कदम उठाए, जैसे आप यदि वेजिटेबल उगा रहे हो या आप यदि फल उगा रहे हो, तो उसको आपको मंडी में ले जाने की जरूरत नहीं है। आप लोअर इनकम ग्रुप को क्या फायदा होगा, वो ये पूछ रहे हैं। तो ये डायरेक्टली आपको आपके प्राइस से बहुत फायदे होंगे। आप कोई भी चीज यदि जब उपजा रहे हो, आप हड़बड़ी कर उसको बेचने का कोशिश मत कीजिए। लेकिन सरकार अब अपना तंत्र से जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, मिनिमम जो गारंटीड प्राइस आपको देने के लिए, सपोर्ट प्राइस देने के लिए एग्री कर रहे हैं, आप उस पे ध्यान दीजिए और वहां बेचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम फायदा। ठीक है, और जो बायो टॉयलेट्स की बात थी, तो इस बजट में क्योंकि रेल बजट मर्ज कर दिया गया है, अच्छा सवाल था आपका, तो उसमें मैं बता दूं आपको, जी बिजनेस लगातार आपको बता रहा है कि बायो टॉयलेट्स का टारगेट सरकार ने रखा है अगले कुछ सालों तक सभी ट्रेनों में लाने का। तो सरकार की तरफ से इस पर सोच है। लेकिन एक सवाल इधर से आया था कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया जाए। सर, इन्वेस्टमेंट कैसे, इन्वेस्टमेंट यानी या एक्सपेंडिचर कैपेक्स की बात करें, सरकारी हो या प्राइवेट हो, इसके लिए क्या इस बजट में दिखा? गवर्नमेंट में क्या है, बड़ा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ रही है। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, particularly on highways, on all agriculture base. So the farmers are going to educate it, the way the health, education, whatever is it. Just now the boy said we are having... But he's concerned about his job. Yeah, job. He's concerned about his infrastructure job. The way all infrastructure projects are not going to take up more, all bridges, highways, or schools. So that's why the employment generation backward, because low interest loans. So that small entrepreneurs, many people are going to start businesses. So that employment opportunity will increase. Even if you take American government, Trump has taken such a ban
Even that will not affect Indian engineers, Indian doctors. We are having lot of infrastructure. चलिए इस The पे बात budget is करेंगे not- कि ट्रम्प ने जो किया उसका क्या इफेक्ट होगा, लेकिन डॉक्टर मलिक कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर मलिक, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं 8 से 10 हज़ार रुपये कमाता हूं, तो सरकार ने मेरे लिए क्या, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अगर आप कोई भी अपना काम शुरू करते हैं तो एक बहुत अच्छा सरकार ने इसमें पॉलिसी लाए हैं। पहले ये था कि अगर आप अपना स्टार्टअप करते हैं तो 3 साल तक वो टैक्स फ्री रहेगा। पहले 3 साल तक 90% जो स्टार्टअप्स हैं वो बेचारे प्रॉफिट में ही नहीं आ पाते थे, तो टैक्स क्या देंगे। लेकिन इस बार उसको बढ़ा दिया गया है, 5 साल का कर दिया गया है, जिसमें कि मेन प्रॉफिट एरिया जो होता है वो 3 से 5 साल का होता है, तो उसमें भी टैक्स का। तो इससे क्या है, जो लोग जॉब में हैं या कम पैसे कमा रहे हैं, यंग हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इससे एक बड़ा अच्छी एक मूव है, क्योंकि अगर आपका स्टार्टअप ग्रो करेगा तो आप और जॉब्स भी देंगे। तो चलिए ये बड़ा अच्छा यहाँ पर सवाल निकला और जवाब भी सही। मुझे लगता है आप संतुष्ट हुए होंगे इनके जवाब से। मेरे साथ किशन मल्होत्रा साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट क्या है कि कैसे इस बजट में बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया है, ये देखिए। उसके बाद हम आप लोगों के पास फिर आएंगे और अपने एक्सपर्ट से जवाब भी लेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। महिलाएं, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स, बजट में वित्त मंत्री ने सबका ख्याल रखा है। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि महिलाओं के लिए इस बजट में क्या खास है। महिलाओं को सस्ता लोन देने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को 20,000 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है। महिलाओं के कौशल विकास के लिए 1,84,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट में महिला शक्ति केंद्र खोले जाने का भी ऐलान हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं के खाते में 6,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बजट में युवाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। दरअसल पिछले साल के मुकाबले एजुकेशन सेक्टर को बजट में ज्यादा अहमियत मिली है। एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट में 79,686 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की तर्ज पर नेशनल टेस्टिंग सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया है। यानी अब स्टूडेंट को एक ही परीक्षा देने से रैंक के आधार पर कॉलेज या संस्थान में एडमिशन मिल जाएगा। इसके साथ ही 100 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। एचआरडी मिनिस्ट्री 350 कोर्सेज शुरू करेगी। सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार के लिए अलग से योजना का ऐलान किया है। 1.5 लाख गाँवों में ब्रॉडबैंड सेवा पहुंचाई जाएगी। गुजरात और झारखंड में एम्स खोले जाएंगे, जिनसे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत कुछ है। मसलन LIC बुजुर्गों की नई योजना लाएगी, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 8% तय रिटर्न मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए आधार आधारित हेल्थ कार्ड आएगा, जिसमें उनकी सेहत की सारी जानकारी होगी। जाहिर है वित्त मंत्री ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैसा है आपका बजट? बजट का एक्सरे आपके सामने जी बिजनेस रख रहा है और तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए आपको समझा भी रहे हैं हम कि कैसे आप इसको अपने तरीके से समझें। और अब बुजुर्गों और महिलाओं की बात हुई है, मेरे साथ किशन मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। किशन मल्होत्रा जी, तो बुजुर्गों और महिलाओं के नज़रिए से देखें तो चाहे वो 8% गारंटेड रिटर्न की बात हो, चाहे वो गर्भवती महिलाओं के लिए सीधे उनके खाते में पैसे जाने की बात हो, ऐसा लगता है कि सरकार का इन लोगों पर फोकस इस बजट में रहा है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि काफ़ी फोकस किया। जहाँ तक बुज़ुर्गों की बात है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो पेंशन्स, जो लोग ओल्ड लोग हैं, उनके लिए 10 साल तक अगर आप डिपॉजिट करवाएंगे तो आपको 8% का एश्योर्ड रिटर्न होगा। जैसे हमें लगता है कि मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है, उसमें उनको ये प्रावधान दिया कि 8% का रिटर्न आपको दिया जाएगा। प्लस मेडिकल के अंदर भी उनको काफ़ी फैसिलिटीज़, आपने देखा होगा कि हेल्थ के अंदर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने स्कोप किया। एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि बड़ा प्रैग्मेटिक है कि पहली बार अगर आप देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि गवर्नमेंट खुद आके कह रही है, जो कि एक अपने में पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें वो कह रही है कि हम मानते हैं कि हमारे अकाउंट्स में या हमारी जो कलेक्शन में ठीक नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के लिए जो सबसे बड़ा इस बार उन्होंने स्टेप लिया
वो एक अमेजिंग बहुत अमेजिंग स्टेप था, जिसके वो बॉन्ड निकालने के लिए अभी भी कुछ विरोधी कह रहे हैं कि जो 20,000 की एंट्री होती थी वो 1 होती थी, 2,000 की 10 हो जाएंगी, उसमें क्या दिक्कत? पर फिर भी कहने का मतलब अब एकदम तो नहीं कैश को रोक सकती है ना, दैट इज द पॉइंट। एटलीस्ट 2,000 करना, फिर बॉन्ड का जो है सिस्टम कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नया पॉइंट है कि आप जाइएगा, आप अपना बॉन्ड खरीदिएगा आरबीआई से, जो आदमी दे रहा है वो ही विल हैव टू मेक पेमेंट बाय चेक, और वो फिर बॉन्ड लेगा। बॉन्ड लेने के बाद जब भी वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता है उसके अकाउंट में बॉन्ड जमा हो जाएंगे। जब बॉन्ड का टाइम खत्म होगा ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। तो एक तरह का इसमें यह है कि कौन दे रहा है उसको पता है, बैंकिंग के थ्रू सारा सिस्टम होगा, जिस पार्टी को मिल रहा है उसको पता रहेगा, और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कैश का नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजिटल पे इतना इंपॉर्टेंट दिया कि जो लोग बिजनेस करते हैं उसमें प्रेजेंटिव टैक्स था कि 8% का, 2 करोड़ तक की इनकम रखते हैं तो आपको 8% तक का टैक्स होगा। उसमें कहा है कि अगर पेमेंट सारी चेक के थ्रू आ रही हैं, कैश की नहीं है, तो उनके ऊपर जो प्रॉफिट, उस पर जो वो रेवेन्यू होगा, जो वो टर्नओवर होगी, उसका उन्होंने रिड्यूस कर दिया 8% से 6%। तो ये एक बड़ा ही इस तरीके से इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि भाई इस तरीके से लोगों को। चलिए, मैं कैश ट्रांजैक्शन पर आप लोगों से एक सवाल लूंगा, लेकिन सर कुछ कह रहे थे, मनोज जी बोलिए। नहीं, जैसे बताया था, छोटे बिजनेस के ऊपर जो टैक्स था पहले 8% से लगता था और उसको 6% किया है। इसी तरह से जो छोटी स्मॉल स्केल कंपनी थी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ तक है, उनका भी टैक्स जो है कम किया है। तो इससे जो है बिजनेस को काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। जो ये सवाल था कि इंजीनियर्स को नौकरी या ये, तो सबसे बड़ा एलोकेशन इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह से स्पेंडिंग होगी तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ेगा, और छोटे बिजनेसेस को भी बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ाने की बात है। और जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग की बात है, तो इसमें डायरेक्टली हाउसिंग जो इंडस्ट्री है, डायरेक्टली 2 to 250 जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनसे हम डायरेक्टली माल खरीदते हैं। तो पूरी की पूरी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग जो कि मोस्टली मेक इन इंडिया है, हाउसिंग में सारा सामान मेक इन इंडिया लगता है। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लोग ढूंढ रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है इस बजट में। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट। विपिन सिंह, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन लोगों से एक सवाल लेके आप ये बताइए, सरकार डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जोर दे रही है, कह रही है कार्ड से ट्रांजैक्शन कीजिए, मोबीक्विक या दूसरे जो वॉलेट हैं उनसे, मोबाइल वॉलेट, उनसे पेमेंट कीजिए, और कैश ट्रांजैक्शन 3 लाख से ज्यादा अब आप नहीं कर पाएंगे। उस 3 लाख के ऊपर सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन करने से मना कर दिया है। आप में से कोई इस बारे में कोई सवाल पूछना चाहता है? माइक दीजिए, इधर माइक दीजिए, इधर, उधर दीजिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कहा कि सरकार ने बोला कि कैश ट्रांजैक्शन कीजिए डिजिटल इंडिया के लिए, लेकिन सर कैश ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे हम? उसके लिए सारी सुविधाएं नहीं है हमारे यहाँ पे। जैसे कि सर मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरे भाई ने इधर से एक सवाल किया था। सर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि गांव से हम लोग आते हैं, लगातार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ शहर की तरफ ध्यान दिया जा रहा है हर बजट में। आपको लगता है इस बजट में गांव पे ध्यान नहीं दिया गया? सर गांव लगातार पीछे छूटते चले जा रहे हैं, कुछ नहीं किया गया। सर कुछ किया जा रहा तो दिखता नहीं है ना सर। अच्छा ठीक है, ये बड़ा अच्छा बात है, बड़ी अच्छी बात है। जो भी दिया जाता है क्यों नहीं रहा है, किसानों तक पहुंचता भी नहीं है, क्यों नहीं रहा है? और सर जो सुविधाएं आप कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए कह रहे हैं, हाँ, ऐसी सुविधाएं हैं, पर उनको चलाने के लिए हमारे यहाँ पे ना ऐसी मशीन है, बैंकों में जाओ तो ऐसी सुविधा नहीं है, दुकानदारों के बहुत अच्छी बात है। सुविधाएं नहीं है। दूसरा, इधर माइक दीजिए, माइक दीजिए, इधर माइक दीजिए, मैं आपका सवाल लूंगा। नमस्कार, मेरा सवाल अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लेकर है। हम लोग सरकार ने एक बड़ा सपना देखा है, जो टारगेट सरकार का है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लेकर हर आदमी के पास अपना मकान हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है ये। हाँ। इतना बड़ा सपना तो सरकार ने देखा है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद, इतना पैसा सरकार के आने के बाद भी सरकार ने क्या स्टेप लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर? जब आम आदमी के पास ब्याज देने के लिए नहीं होगा तो कैसे होगा? कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। 6-7% पे आज से 10 साल पहले लोन हुए हैं लोगों के, बट लेकिन कोई भी रुझान सरकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर नहीं है। ठीक है, कोई पैसा नहीं घटाएगा सरकार, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई की कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आती। ठीक है, तो सरकार इतना बड़ा सपना कैसे पूरा करेगी? चलिए, ये बड़ी अच्छी बात कही। एक सवाल उधर से भी लीजिए, उधर कुछ कहना चाहते हैं? मेरा सवाल रियल एस्टेट को ही लेके है। जो ये बजट पास हुआ है उसमें जैसे हम ये कह रहे हैं कि बिल्डरों के लिए बहुत फेवर किया गया है कि ये उनको लोन मिल जाएगा, इतने पे मिल जाएगा। एज ए बायर हमें जो इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है, और दूसरा चीज़ ये है कि जो बायर एमओयू बनवाता है या बिल्डर बायर एग्रीमेंट बिल्डर से बनवाता है, एग्रीमेंट जो बनवाता है वो कितना
ये जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कितना ऑथेंटिक स्टेप ले रही है कि एक बायर जब भी कोई क्लेम करने जाए बिल्डर के पास तो ऑन द स्पॉट उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकले। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका इस सवाल को जवाब मनोज गौर साहब से लूंगा, लेकिन पहले एक सवाल उनका ले लेते हैं कैशलेस इकोनॉमी पर। बिजॉन मिश्रा, मैं आता हूं मनोज जी। कैशलेस इकोनॉमी, उनका एक वाजिब सवाल है कि शहरों में तो ठीक है, लोगों के पास क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने की सहूलियतें हैं, गाँवों में अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसी क्रेडिट कार्ड या पीसीओज ऐसे तब चलेगा जब आपके पास टेक्नोलॉजी आए गांव में, यू आर एबल टू गेट इनटू। इस बजट में कोई सॉल्यूशन दिखा है? नहीं, सॉल्यूशन केवल इतना ही दिख रहा है कि इरादे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, इरादे हैं कि लोग कैशलेस हो जाएं, लेकिन लोगों को अवगत कराना, उनका एक आदत दिलाना, उनको एक सहूलियत दिलाना, उसका कोई एक नियम या कानून या आधार नहीं दिखा। आपको लगता है ये अभी और करना पड़ेगा? बजट से ही काम नहीं चलेगा, सरकार को इसको आगे की साइज में भी शामिल करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। चलिए, लेकिन ये एक जानकारी आपको दे दूं, सरकार ने वो पीओएस मशीनें, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें सस्ती की हैं, जिनसे आप कैश कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं। तो हो सकता है धीरे धीरे वो पेनिट्रेशन या आपके गांवों तक चीजें पहुंचे, और गांवों में इंडिया बसता है, पहुंचना चाहिए भी। गौर साहब, रियल एस्टेट से जुड़े दो सवाल थे, उस पर आपको कहना चाहें। एक तो जैसे एग्रीमेंट को लेके इन्होंने बताया, तो आपको शायद मालूम होगा कि रेरा का गठन जो है किया जा चुका है, और 1 मई 2017 से वो सभी स्टेट के अंदर ऑटोमेटिकली उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के। उसके अंदर एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट टू सेल होगा, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो नया एक्ट आया उसके हिसाब से होगी। प्लस डेवलपर को एस्क्रू अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो भी पैसा आपके थ्रू आएगा वो उस एस्क्रू अकाउंट के थ्रू प्रोजेक्ट में लगेगा। प्रोजेक्ट की सारी डिटेल विद उसकी टाइमलाइन, कंप्लीशन, वो सारी नेट के ऊपर अवेलेबल होगी, और जो प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रजिस्टर्ड होंगे केवल वही प्रोजेक्ट जो है वो सेल के लिए मार्केट में आएंगे। तो ये सारा कंज्यूमर के लिए, प्लस जो आपको कहा इंटरेस्ट की सब्सिडी के लिए। रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, जो सरकार ने अभी इस सरकार ने डिफरेंट स्टेट उसको पास कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी एक कहा, आपको लगता है कि अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए? मेरे ख्याल से अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत अभी 1% कम करने के बाद लगभग 8.5% के ऊपर आ गया, जो 2007 या 8 में हुआ करता था। और फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई के हाथ में होता, तो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी अभी आने वाली है, तो उसमें भी कुछ होगा। प्लस इंटरेस्ट सब्सिडी को, जो 15,000 करोड़ का प्रोविजन था, उसको उठा के 23,000 करोड़ रुपए किया गया है। तो जो भी आप अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अपना घर लेंगे, तो आपको 3 से 4% आपको फर्दर जो है इंटरेस्ट सब्सिडी उसके अंदर और मिल सकती है। ठीक।